नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलएलबी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में उनको एलएलबी का पेपर पैटर्न कैसा है, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा है, कितनी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कितना ईज़ी क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है, इस सारे का सारा का आइडिया इस वीडियो से आपको हो सकता है। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिए अगर आप एलएलबी का एंट्रेंस देने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चंस को और इसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, फिर उस हिसाब से आप तैयारी करके जाइए। देखिए, इसमें टोटल 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा पूरा पेपर, ठीक है? पहले सेक्शन में 130 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका जीके आएगा, एप्टीट्यूड रहेगा और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा 130 क्वेश्चन। बाकी के 20 क्वेश्चन में लैंग्वेज रहेगी, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा पे आधारित क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इन लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेज करनी रहेगी, या फिर हिंदी या फिर आप इंग्लिश के क्वेश्चंस हल कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है सिंधु सभ्यता के वाणिज्य केंद्रों तथा मेसोपोटामिया के बीच व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। आपको जो इजी लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे हिंदी में ही क्वेश्चन पढ़ूंगा, बाकी इंग्लिश वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़ के ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो इस्लाम, ओमान, बहरीन या फिर अफगानिस्तान कौन सा होगा कि जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बीच बंदरगाह था? तो बहरीन जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच एक बंदरगाह का काम करता था। दूसरा क्वेश्चन है कि आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया कौन सा वेद है जो आधा गद्य में लिखा गया है और थोड़ा सा पार्शियली किसमें लिखा गया है, पद्य में लिखा गया? तो यजुर्वेद इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, जो आंशिक रूप से गद्य में भी लिखा गया। थर्ड क्वेश्चन इस समाज के 4 भागों में वर्गीकरण का उल्लेख मुख्यतः कहाँ किया गया है? शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त या यजुर्वेद या हिरण्यगर्भ सूक्त, जिसमें कि समाज को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में इस चीज का उल्लेख किया गया है। द फोर्थ क्वेश्चन इज निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों या श्रेष्ठ अंशों में सम्मिलित नहीं है? तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो फुल नॉलेज, एक्शन एंड बिलीफ इन गॉड, इसको त्रिरत्न कहा जाता है। तो एक जो मोक्ष बचता है ये त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है, बल्कि इन त्रिरत्नों की मदद से हम लिबरेशन को पा सकते हैं, ये बताया गया है, ठीक है? तो ये त्रिरत्न में नहीं है। द फिफ्थ क्वेश्चन इज पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगलों के विरुद्ध अफगान सेनाओं का नेतृत्व करने वाला हिंदू सेना अध्यक्ष हेमू किसका सेनाध्यक्ष था? तो देखिए, जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ का था, पानीपत के तीनों युद्ध आप ध्यान रखिएगा कब कब हुए थे। पहला जो हुआ था 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था और तीसरा 1761 ईस्वी में, तीनों हुए थे। पहला जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और 1556 में जो दूसरा हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो हेमू किसका सेनाध्यक्ष था? मोहम्मद आदिल शाह का। इसका सेकंड आंसर सही होगा, उसका सेनापति था, ठीक है? सिक्स क्वेश्चन इज तानसेन का मूल नाम। तानसेन कौन था? तानसेन अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक बहुत महान संगीतकार था। तो इसका जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उस ड्रेन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ ही भारत से संपत्ति के इंग्लैंड चले जाने का रहस्योद्घाटन किया गया है? यानी कि भारत की जो संपत्ति तो इंग्लैंड चली गई है, इसका एक्सपोज किस बुक में किया गया था? इस ड्रेन सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो हिस्ट्री से हर से आया, एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और मिडिवल हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हर चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना, आपको पढ़ के जाना। आप इससे आइडिया लगाइए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। शिक्षा की निम्नलिखित आयोग समितियों में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के राज के आज्ञापत्र यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच, रैले या सेटलर हो या हंटर हो? तो वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन इज भारत में रेलवे की शुरुआत भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में थी? भारत में रेलवे की शुरुआत देखिए 1853, 16 अप्रैल को मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार भारत में रेल चली थी। जिस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाजियों ने निम्नलिखित में किसमें अपनी जड़ें गहरी जमा ली थी? तो आर्य समाजियों ने
भूमिहीन श्रमिक या हरिजन या नौकरशाह या व्यावसायिक समुदाय। तो हरिजनों के बीच अपनी जो है जड़ें वो गहरी जमा ली थी, इनके बीच इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति में निम्नलिखित में कौन सा एक सदस्य के रूप में नहीं था? संविधान जो बना था वो कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और इसके प्रारूप समिति इसको बनाने के लिए जो बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और उसमें कई सारे सदस्य भी थे। तो सरदार पटेल जो थे इसमें वो उसके सदस्य नहीं थे, बाकी के एम मुंशी, कृष्णस्वामी और गोपाल स्वामी अयंगर ये सब उसके सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये लोग सदस्य थे। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक। और इसके टेम्परेरी अध्यक्ष तो ये थे, और परमानेंट चेयरमैन जो कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई, जिसकी अध्यक्षता उसके परमानेंट प्रेसिडेंट किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चलकर भारत के प्रेसिडेंट भी बने। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के विषय में हम कह सकते हैं कि या कैसा है? मोर रिजिड दैन फ्लेक्सिबल, या नमनीय की अपेक्षा कठोर अधिक है, बहुत रिजिड है, या कठोर की अपेक्षा नमनीय अधिक, या अधिक नमनीय है। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो राइट आंसर होगा कि मोर फ्लेक्सिबल दैन रिजिड, यानी कि उतना रिजिड नहीं है जितना ज़्यादा है फ्लेक्सिबल है। तो इंडिया का संविधान जो फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, रिजिड थोड़ा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम भारत के नागरिकों को भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक राष्ट्र बनाने एवं सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का दृढ़ संकल्प किया है। इस कथन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, क्या निकाला जा सकता है? इस कथन को आप पढ़ते हैं तो इससे आपको क्या समझ में आता है? कि संप्रभुता देश की कार्यपालिका पर निर्भर करती है, या संप्रभुता राष्ट्रपति पर निर्भर करती है, या संप्रभुता भारत की जनता पर निर्भर करती है, या संप्रभुता भारत की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि हम भारत के नागरिकों ने, यानी कि भारत के नागरिक, भारत की जनता पर ही भारत की संप्रभुता निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है, तो उसमें जनता सर्वोपरि होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख किया गया है, यानी कि इंडिया यूनियन और टेरिटरीज का जो एक्सपेंशन है वो किस शेड्यूल में प्रिस्क्राइब्ड है? फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल, किस में है? तो कुल कितनी शेड्यूल हैं? देयर आर 12 शेड्यूल्स, ठीक, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 22 पार्ट्स, 22 भाग, 12 अनुसूचियां हैं। ये मैं पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें किसमें भारत और उसके केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय सीमा को उल्लेख किया गया, तो पहले ही अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। आप लोगों को जो प्रमुख अनुसूचियां हैं वो भी ध्यान में रखना है। बताइए कि भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। और दल बदल से संबंधित जो कानून है वो किस अनुसूची में है, ये भी पूछा जाता है। दल बदल थोड़ा इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। दल बदल से संबंधित जो है वो 10वीं अनुसूची में, दा से दल और दा से 10वीं, ध्यान रखिएगा। और भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों के स्थगन का अधिकार किसे प्राप्त है? हु इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है कि वो मूल अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है कुछ समय के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपात के काल के दौरान किसी भी मूल अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता है। माफ कीजिएगा, किस मूल अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो जब आर्टिकल 352, देखो आर्टिकल 352, 356 व 360 ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जिसमें किसकी बात की गई है? देश में इमरजेंसी किन सिचुएशंस में लागू कर जा सकती है, और कौन लागू करता है? देश का प्रेसिडेंट लागू करता है। तो किस किस आर्टिकल के साथ? 352, 356 और 360 के अनुसार लागू कर सकता है। तो इस सिचुएशन में राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो
लोगों के मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है, लेकिन एक ऐसा मूलभूत अधिकार है जिसको किसी भी सिचुएशन में स्थगित नहीं किया जा सकता। कौन सा? समानता का अधिकार, या बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या जीने का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो जीने का अधिकार है आर्टिकल 21, ये भी ध्यान रखिएगा, जीने का अधिकार आर्टिकल 21 को किसी भी सिचुएशन में स्थगित नहीं किया जा सकता। आपसे जीने का हक नहीं छीना जा सकता, चाहे जो सिचुएशन हो। ठीक है, पूरे देश की जिम्मेदारी होती है, देश की लोकतंत्र की जिम्मेदारी है कि आपसे जीने का अधिकार किसी भी सिचुएशन में नहीं लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन से कि राष्ट्रपति को इमरजेंसी लागू करने का अधिकार है किस आर्टिकल के तहत? 352, 356, 360। कौन-कौन सी सिचुएशन में? 352 में ये लिखा गया है कि युद्ध की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 356 में क्या लिखा है? वित्तीय संकट हो जाए देश में, तो देश में आपातकाल की घोषणा हो सकती है। और 360 में ये लिखा है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो भी राज्य या देश के किसी क्षेत्र में या पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। किंतु ऐसी स्थिति में बाकी अधिकार आपके स्थगित किए जा सकते हैं आर्टिकल 21 जीने का अधिकार को छोड़कर। ठीक है, मूलभूत अधिकारों को किसकी मान्यता प्राप्त है? मूलभूत अधिकारों को क्या सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, बहुमत या सरकार? तो मूल अधिकार जो आपके संवैधानिक अधिकार है, इसको संविधान की मान्यता प्राप्त है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ये एक संवैधानिक अधिकार है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या अभिप्राय है? बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कौन सी चीज़ है? क्या पुलिस अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से रोक रखे गए किसी व्यक्ति को मुक्त करने का न्यायालय का आदेश, या उच्चतर न्यायालय द्वारा समीक्षा के लिए किसी निचली अदालत में चली कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश करने का आदेश, या उच्चतर न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी को अपने पद की वैधता प्रमाणित करने का आदेश, या चौथा ऑप्शन है उच्चतर न्यायालय द्वारा किसी मामले की कार्रवाई बंद करने का आदेश। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कोई बंदी है, आप इसको समझ के भी लगा सकते हैं, कोई बंद है उसको प्रत्यक्ष करना यानी कोई उसको बाहर निकालना है। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा कि पुलिस अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी को अवैध रूप से रोका गया है उस व्यक्ति को, तो उसको मुक्त कराया जाए, उसको प्रत्यक्ष कराया जाए, न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष कराया जाए, या फिर उसको वहां से रिहा कराया जाए। ये न्यायालय आदेश देता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। ठीक, तो इसका ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा किसके विरुद्ध प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। या आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, यानी न्यायिक व गैर अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 51A में मूलभूत कर्तव्यों की सूची में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? यानी कि संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिए गए थे? मूल कर्तव्य की बात आ गई तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो मूल कर्तव्य जो है रशिया के संविधान से लिए गए। कहाँ के? रशिया के। और साथ ही बताइए कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए। ठीक, और साथ ही ये बताइए डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया? इसमें कुछ मूल कर्तव्य हैं देश के नागरिकों के लिए, तो वो इसमें लिखे गए हैं। तो कौन-कौन से हैं? आप देखिए कौन सा इसका सही होगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में हिंसा का परित्याग करना, पंथ निरपेक्षता या भारत की समता, एकता, अखंडता को कायम कर रखना, संरक्षण रखना, या संविधान के नियमों का पालन। देखिए ये सारे हैं, बस इसको छोड़कर ये नहीं उल्लेख है, बाकी सारे मूल कर्तव्य। ऑप्शन 2 पंथ निरपेक्षता विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन निदेशात्मक सिद्धांतों की प्रकृति का वर्णन करता है? वे कुछ कार्यों को करने का सकारात्मक निदेशात्मक सिद्धांत जो हैं राज्यों के लिए कुछ सिद्धांत रखे गए हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, उनको दिए गए हैं। तो वो वही नीति निर्देशक सिद्धांत हमें बताया कि वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। वो कुछ कार्यों को करने का सकारात्मक देते हैं, नकारात्मक निर्देश देते हैं, दोनों देते हैं, या फिर वो न्याय योग्य। पहली बात वो न्याय योग्य नहीं है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि
अच्छा, ये भी पूछा जाता है क्या मूल अधिकार न्याय योग्य हैं? बिल्कुल, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, वो न्याय योग्य हैं, दे आर जस्टिसेबल हैं। बट मूल कर्तव्य नहीं बल्कि निर्देशात्मक सिद्धांत की यहाँ बात हो रही है, वो क्या हैं? वो न्याय योग्य नहीं हैं। उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। वो एक मोरल है कि राज्यों को ऐसा करना चाहिए, उन उसके लिए उनको बाध्य नहीं किया गया है। ठीक, वो सकारात्मक हो सकते हैं और नकारात्मक दोनों तरीके के आपको निर्देश दे सकते हैं कि ये आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो इसका सी विल बी द राइट आंसर। निर्देशात्मक सिद्धांतों में संविधान किस विषय में मौन है? जो निर्देशात्मक सिद्धांत दिए गए उसमें किस विषय में बात नहीं की गई है? श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, गरीबों के लिए कानूनी सहायता, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, वैध शिक्षा। तो वैध शिक्षा ये इसका सही आंसर होगा। इसके विषय में उसमें थोड़ा कोई बात नहीं की गई, साइलेंट है। निर्देशात्मक सिद्धांतों में किसको सुनिश्चित करने के लिए एक समान सिविल संहिता की सिफारिश की गई है? तो राष्ट्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए सिफारिश की गई है निर्देशात्मक सिद्धांत डीपीएसपी में। अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष है। संघ की कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ये बताइए साथ ही साथ कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, खासकर एलएलबी का एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे और राष्ट्रपति उनमें से एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि राष्ट्रपति का संविधान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। कार्यपालिका को संवैधानिक प्रमुख होता है और आर्टिकल 52 में उसके पद का उल्लेख है। अच्छा बताइए, महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध जो लाया जाता है वो किस आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है। साथ ही बताइए भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 75 में भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व उनके कार्यकाल से किसकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर हटाया जा सकता है और महाभियोग इम्पीचमेंट लाया जाता है आर्टिकल 61 के अनुसार। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के गठित निर्वाचक मंडल द्वारा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य परिषदों के निर्वाचित सदस्यों से गठित निर्वाचित मंडल द्वारा, दोनों सदनों से सदस्यों द्वारा निर्वाचित मंडल द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। तो इसका जो निर्वाचन किया जाता है वो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य परिषद निर्वाचित सदस्यों से गठित निर्वाचन मंडल दोनों लगते हैं, मात्र सदन नहीं बल्कि राज्य परिषद से भी लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा या सेपरेट विंग ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का एक सदस्य होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का एक सदस्य होता है। तो राज्यसभा का एक सदस्य होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का एक सदस्य होता है, बल्कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। लास्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति मंत्री परिषद के एक सदस्य को कार्यमुक्त कर सकता है किसकी सलाह पर? स्वयं अपने विवेक के अनुसार, प्रधानमंत्री की सलाह पर या केवल आपात? देखो मंत्री परिषद जो है किसके अंदर काम करती है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को अगर लगता है कि कोई भी मंत्री उसके योग्य नहीं है तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है? कार्यमुक्त कर सकता है, उसको पद से हटा सकता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। हमारी संसदीय पद्धति किस पर आधारित है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, पुरुष मताधिकार, पुरुष महिला एवं बालक मताधिकार। हमारी जो संसद में देखो वोट कैसे को कौन दे सकता है? जो वयस्क होता है वो दे सकता है। देखो बालक वोट नहीं देते हैं तो ये नहीं होगा। केवल पुरुष वोट नहीं देते हैं, ये भी नहीं होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये भी नहीं हो सकता, बल्कि यही आपका सही आंसर होगा पहला, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। यानी कि जितने भी एडल्ट हों, किसी भी लिंग के हों, मैटर नहीं करता, उनको वोट देने का अधिकार है और इसी के आधार पर हमारी संसद चलती है। सरकार पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण का एकमात्र दायित्व किस पर होता है? तो सरकार पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण जो होता है वो संसद का नियंत्रण होता है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संसद की किस सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? कोई संसद का सदस्य अयोग्य है, यानी संसद की योग्यता को धारण नहीं करता है, तो ऐसे में विवाद हो जाए तो इसका निर्णय कौन करेगा? निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति करेगा, या निर्वाचन आयोग की राय पर संबद्ध सदन की स्पीकर अथवा चेयरमैन करेंगे, या फिर सर्वोच्च न्यायालय करेगा, या लोकसभा की स्पीकर के राय पर निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आई थिंक इसका ऑप्शन 4 बिलो द राइट आंसर। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर चेक कर लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक तब होती है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक जब होती है जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को आमंत्रित करते हैं, यानी इनकी संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? आमंत्रण राष्ट्रपति करता है। तीसरा इसका सही आंसर होगा। राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, बल्कि 1/3 सदस्य 3 वर्षों के लिए उनको रिटायरमेंट दे दी जाती है। राज्यसभा का औसत कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष इसका औसत कार्यकाल होता है। भारत में न्यायिक समीक्षा, या इसको न्यायिक पुनरावलोकन भी कह सकते हैं, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्राप्त है? यानी कि अगर कोई भी आपने जजमेंट दे दिया है तो उसको फिर से आप देख सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं, इसका अधिकार किसके प्राप्त है? तो ये उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद को प्राप्त नहीं है। तो तीसरा इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्य के उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र को कम करने अथवा बढ़ाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्र को कम करने अथवा बढ़ाने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, इसका सही आंसर आंसर 1 होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान ने केंद्र तथा राज्यों के मत 3 सूचियों में बांटा है, या केंद्र तथा राज्य के मत शक्तियों को 2 सूचियों में बांटा है? केंद्र की शक्तियों की सूची निर्मित की है, लेकिन राज्य की शक्तियों की व्याख्या नहीं की है। देखिए, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। किसमें? 7वीं अनुसूची में। और उसमें 3 सूचियों में इसको बांट दिया गया। 7वीं अनुसूची टोटल 12 शेड्यूल्स, इसमें 7वीं में केंद्र व राज्य के मत शक्तियों का विभाजन किया गया है। पहला केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची में। इसमें कुछ निर्धारित विषय रखे गए हैं। टोटल केंद्र में 100 हैं और एक में 61 है, और आई थिंक समवर्ती सूची में, इसमें ध्यान नहीं आ रहा कितने हैं, शायद 52 या 47 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो 3 में बांटा गया है। केंद्र सूची में ऐसे विषय रखे हैं कि जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, बल्कि समवर्ती सूची पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं। तो 3 में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विषयक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं जनता द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा, राज्य विधायक एवं संसद द्वारा भी, केवल संसद द्वारा? तो ये दोनों, इसका राज्य विधायक और संसद दोनों द्वारा प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं, प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पंचायती राज्य संस्थानों को कोष की प्राप्ति मुख्यतः कहाँ से होती है? पंचायती राज संस्थानों की कोष की प्राप्ति स्थानीय करों, जैसे मेला बाजार जो लगते हैं, इनमें जो कर मिलते हैं, इससे पंचायती राज संस्थानों को कोष की प्राप्ति होती है। यूपीएससी, यहाँ पे यूपीएससी हो गया है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है। यूपीएससी, उत्तर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का, अथवा जब तक कि उनकी आयु 65 वर्ष की ना हो जाए। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है। देखिए, रीजनिंग से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। 41, 42 और 43, इसमें रीजनिंग का उल्लेख किया गया है।